एक मंजिला। एक मंजिला घर जितना डूब गया है उतना पानी हो गया है। अच्छा। हम्म, कल तुमने भेजा नहीं वो स्क्रीनशॉट? हाँ भेज दिया सर, डेट के साथ देखिएगा। आज भेजा है? नहीं, कल रात को। व्हाट्सएप पर? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ तारीख लिख दिया है। हाँ, जब भी भेजोगे तारीख लिखना, किस किस हाँ दिन हाँ। का वो है। हाँ 22 सितंबर सोमवार। ठीक है। दो तीन स्क्रीनशॉट उठाना है, हाँ हाँ। लेकिन उसमें से सबसे अधिक विद्यार्थी जब होंगे वो भेज देंगे। वही हाँ भेजना है। हाँ। ठीक है। ठीक है। हम लोग शुरू करें क्या? इधर बिजली चली गई है अभी। वही कल वाला हाल। हाँ। अंधेरे में कुछ दिखता नहीं, टॉर्च में। मेरा लैपटॉप भी ठीक नहीं हो सका। हाँ। अच्छा, तो हम लोग शुरू कर दें क्या? जी शुरू कर दीजिए। और 2 मिनट देख लें, 6:10 हाँ बज गया। ठीक है। 6:10 हो गया और नहीं इंतजार करेंगे। शुरू करते हैं। विनीता, रत्न मंजरी, जी सर नेहा, नमस्ते। खाता कलम वगैरह लेकर तैयार है ना? सुमन। जी सर नमस्ते। खुश रहो। हिंदी की MSD 5 साहित्य सिद्धांत और समालोचना की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 3 कक्षाओं में हम लोगों ने साहित्य के विविध रूपों की जानकारी हासिल की है। इस पाठ्यक्रम का नाम है साहित्य सिद्धांत और समालोचना। तो साहित्य क्या है? साहित्य की साहित्य के विविध रूप, कविता, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, नाटक, एकांकी इत्यादि इत्यादि जितने प्रकार के रूप हैं, उन रूपों को एक एक विधा, हिंदी में एक एक विधा कहा जाता है। वो साहित्य के विविध रूप हैं, एक एक रूप है साहित्य के। ठीक है। और समालोचना भी हमने आपको बताया। मेरा तरीका है कि दो चार चीजों को मिलाकर एक साथ बोलता हूं। मैंने जो तात्विक विवेचन किया, 14 तत्वों का मैंने विवेचन किया और आप लोगों को बताया कि किस विधा या साहित्य के किस प्रकार के अंदर
अंतर्गत कौन से लक्षण पाए जाते हैं या तत्व पाए जाते हैं, और उनमें आपस में क्या क्या साम्य और क्या क्या विपरीत बातें देखने को मिलती हैं, किस तरह से हम लोग अलग अलग प्रकार या विधा को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, उसको पहचान कर सकते हैं। तो ये जो समालोचना है, समालोचना शब्द सम जोड़ आलोचना, सम मतलब अच्छी तरह से, सम्यक। जैसे सम उपसर्ग लग जाने से किसी भी पद का प्रभाव बढ़ जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। तो समालोचना मैंने जो बताया है, अब हमने क्यों ये इस शैली में हमने पढ़ाया। मैं जब उपन्यास पढ़ाता हूं तो मैं उपन्यास की कथा से नहीं शुरू करता। उपन्यास के जो पात्र हैं उन पात्रों का परिचय देते हुए बिजली आ गई। तो मैं क्या करता हूं, पात्रों का परिचय देते हुए उस पात्र से जुड़ी हुई घटनाओं को बताता जाता हूं, जिससे उस पात्र के चारित्रिक विशेषताएं उजागर हो जाती हैं। तो इस तरह से सभी पात्रों का जब हम परिचय दे देते हैं, संपूर्ण सभी पात्रों का परिचय जब संपूर्ण हो जाता है, तब तक पूरे उपन्यास की कथा जो है वह आप लोगों के समक्ष साकार हो जाती है। तो इससे क्या होता है, 2 घंटों के अंदर इग्नू की जो पढ़ाने की जो शैली है, ये तो पढ़ाना नहीं है, ये परामर्श है। तो 2 घंटों के अंदर पूरा गोदान उपन्यास या धरती धन अपना जो भी, वो संपूर्ण हो जाता है। आपके दिमाग में उसकी एक छवि बैठ जाती है और उसके सभी पात्रों के बारे में आपके मन में एक धारणा बन जाती है। तो आपकी तैयारी हो गई कि नहीं, बताओ। उसी तरह मैंने ये जो 3 कक्षाओं में आपको साहित्य के विविध रूपों के बारे में जानकारी दी, इसमें जैसे वो पात्र परिचय, उसका चरित्र, पात्र का चरित्र चित्रण और कथानक साथ साथ आगे बढ़ते हैं, उसी तरह है यहाँ हमने 3 कक्षाओं में समालोचना का जो अंश है आपके पाठ्यक्रम में, उसको साहित्य के साथ साथ हमने पूरा करने का प्रयास किया है। क्योंकि सिद्धांत जो है उसमें काफी समय लगता है। आलोचना में और साहित्य के परिचय, इस पर अगर हम लोग अधिक समय दे देंगे तो सिद्धांत पक्ष स्पष्ट नहीं हो पाएगा बढ़िया से। तो आलोचना जो है, किसी भी कृति की आलोचना कैसे की जाती है, वो बिंदु हमने आपको बताए कि आपको शीर्षक पर, उस रचना के शीर्षक पर विवेचन करना है, उसकी कथा पर विवेचन करना है, उसके चरित्रों पर विवेचन करना है, उसकी भाषा शैली कैसी है उस पर विवेचन करना है। हाँ,
उसमें देश काल वातावरण पर चर्चा करनी है आपको। तो इस तरह से विविध बिंदुओं पर आप जब चर्चा करते हैं तो संपूर्ण रचना की आलोचना करते करते 8-10 पृष्ठ भर जाएंगे। और यदि आपको संक्षिप्त रूप से पूछा गया है भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, तो आपको भाषा शैली का पक्ष जो है विस्तार से लिखना है। आपको भाषा शैली पर विवेचन करते समय उस उपन्यास या उस रचना की कुछ पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए उदाहरण देने के लिए, और उसी प्रकार की भाषा जो दूसरा लेखक लिखता है उसकी भी कुछ पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर तुलनात्मक तरीके से आप उसको लिखेंगे। हाँ, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा लिखते हुए आप जब लिख रहे हैं कि तत्सम शब्दावली हाँ से युक्त भाषा है उनकी, उस समय जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत की आपको याद आनी चाहिए। और उनकी इसी वहाँ लिख देंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा पर विचार करते हुए जयशंकर प्रसाद की याद आती है। उनकी भाषा कुछ इसी प्रकार की है। ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। उनकी कुछ पंक्तियां देखें तो स्पष्ट पता चलता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा इनसे मिलती जुलती है। तो आलोचना जो है, आलोचना में फिर बिजली गई। आलोचना में अलग अलग लेखक की आलोचना करेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत समय लगेगा। इसलिए हमने संदर्भ के रूप में आपको बताया, और आप उसका उपयोग करके आप अगर किसी भी रचना या किसी भी लेखक की शैली इत्यादि पर आलोचना करेंगे तो आपका क्या कहते हैं उसको, कोग्निटिव डोमेन, जो चिंतन परक कौशल, चिंतन कौशल का विकास होगा। तो अभी हम लोग आते हैं साहित्य के सिद्धांतों पर। अब सिद्धांत क्या है? साहित्य तो साहित्य है, फिर सिद्धांत क्या है? सिद्धांत मतलब साहित्य के संबंध में मतवाद। कहने का आशय यह है, हम लोगों ने शुरू में जब देखा साहित्य किसे कहते हैं, काव्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा इत्यादि हमने उस पर चर्चा की। वह भी एक सिद्धांत ही है। हम किसे साहित्य कहेंगे, लेकिन पहले तो आप मान लो किसी व्यक्ति को आपने देखा, तो आपने देखा, आपको लगा कि यह कोई पुरुष है या महिला है। पहले तो एक आदमी देखा, आकृति, तो ये कोई इंसान है ऐसे आपको लगा। फिर वो इंसान नजदीक आया तो आपको पता चला कि यह कोई महिला है या एक पुरुष है। फिर उसके बाद मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रही है। आ रही है। तो ये क्या बोल रहा है, फीड उड़ा तेरे की ये।
आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। ये क्या बीच में एक जंप कर गया? ये आजकल टेक्नोलॉजी है इतना, ये कंपनी लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बीच में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ओहो। हाँ, तो वो व्यक्ति पुरुष है स्त्री है पता चला, फिर उससे अगर हमारा पूर्व परिचय है तब पता चलेगा कि यह तो फलाना आदमी है, हाँ ये तो फलाना की बेटी है, या वो फलाना है, हमारे घर में वो उधर ऐसे वहां रहते हैं। फिर उसके बाद उनके चरित्र के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके साथ आपके संपर्क के बारे में ध्यान में आता है। यानी कहने का आशय यह है कि कोई भी आप सब्जी खरीदने जाते हैं, पहले तो आप ढूंढते हैं बैंगन चाहिए, फिर दो तीन प्रकार के बैंगन है, फिर आप देखते हैं कि भाई कौन सा बैंगन थोड़ा नरम लग रहा है, फिर उसको हाथ से लेकर दबा दबा के देखते हैं, घुमा घुमा के देखते हैं कीड़ा तो नहीं घुसा है। तो इसका मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं, कोई बता सकेगा? साहित्य के संदर्भ में मैं ये बैंगन का उदाहरण क्यों दे रहा हूं? सोच के बोलो थोड़ा सा। विनीता, नेहा बताओ। गलत होने दो, बोलो तो सही। उसका निरीक्षण करने के लिए, हाँ 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 ठीक, बोलो बोलो। विश्लेषण करने के लिए। विश्लेषण, पहले परिचय प्राप्त होता है, उसके बाद विश्लेषण। क्या विश्लेषण? बाल की खाल निकाल के, हाँ साहित्य का रूप कैसा होने से अच्छा लगता है, उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, और मतलब उसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, वो तो काव्य के विविध रूपों के की विशेषताओं के बारे में आप लोगों को पता चला। लेकिन काव्य के कुछ जो गुण हैं, हम लोगों ने देखा, साहित्य के विविध रूपों का परिचय लिया, उन रूपों के अंदर भी उनके कुछ कुछ विशेष गुण हैं, वो रूप आधारित गुण है। मतलब एक संस्मरण का रूप है, उसमें उसके अंदर क्या क्या गुण है, ठीक है। तो अलग अलग विधाओं के गुणों के बारे में हम लोगों ने बात की है। अभी साहित्य जो है संपूर्ण जो साहित्य जो शब्द है, चाहे कोई भी रचना हो, उसमें सौंदर्य कैसे आ सकता है, उसकी आत्मा क्या है, मतलब जिस तरह से आत्मा के बिना शरीर नश्वर है, मतलब मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है, तो शरीर का महत्व खत्म हो जाता है और वह चलने फिरने लायक नहीं रहता। उसी प्रकार साहित्य की आत्मा, काव्य की आत्मा क्या है? क्या नहीं होने से उसे हम साहित्य नहीं कह सकते। कुछ भी लिख देने से, कुछ भी आवाज कर देने से वो थोड़ा ही साहित्य है। हम बोलेंगे क्यों तो ऐसे बोल देंगे, तो ये एक ध्वनि है, ये तो साहित्य नहीं हुआ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य में रस होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए, तब जाकर के वो साहित्य कहलाएगा। तो इन चीजों पर भारतीय आचार्यों ने काफी चर्चा की है, और उन लोगों ने जो चर्चा की है उसी को सामग्रिक रूप से कहते हैं साहित्य सिद्धांत। समझ में आई बात? जी सर। तो
साहित्य सिद्धांत, मैं थोड़ा चश्मा लगाता हूं। हम्म तो जब साहित्य के सौंदर्य के बारे में, साहित्य की आत्मा के बारे में जब आचार्यों ने चर्चा की, यह चर्चा सिर्फ भारतीय आचार्यों ने नहीं की, सारी दुनिया में, विश्व भर में पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस बारे में चर्चा की है और सबका ध्यान इस तरफ गया है। तो लेकिन पाश्चात्य विद्वानों की जो चर्चा है वो काफी सतही है। हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य में सौंदर्य भरने का कोई इतना बहुत प्रयास नहीं किया। जितना कि भारतीय आचार्यों ने किया है। तो भारतीय आचार्यों में काव्य के बारे में, काव्य के विविध पक्षों के बारे में चर्चा करने वाले सर्वप्रथम, सबसे पुराने जो आचार्य हैं, उनका नाम कौन बोल सकता है? आप लोग जानते हैं? बोलिए कोई भी। भरत मुनि। अर्पिता बोलो। भरत मुनि। भरत मुनि। भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है, उसमें, अब ये नाट्य शास्त्र लिखा है उन्होंने, नाटक जो है वह है साहित्य का सबसे प्राचीन रूप है नाटक। पाश्चात्य विद्वानों ने भी जब चर्चा की है, उन्होंने भी नाटक पर ही चर्चा की है। ट्रेजेडी, नाटक को ट्रेजेडी कहते थे, ठीक है। तो इस तरह से भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, लेकिन वह जो नाट्य शास्त्र है वो सिर्फ नाटक पर नहीं है, वह संपूर्ण साहित्य के बारे में उन्होंने विवेचन किया है उसमें। और साहित्य का जो सौंदर्य है, साहित्य की जो आत्मा है, काव्य की आत्मा, वह उसके बारे में विविध दृष्टिकोण से उन्होंने विवेचन किया है। और उनके बाद के जो आचार्य आए, उन्होंने भी चर्चा की है। लेकिन जाहिर है कि जब हम 5 आदमी, 8 आदमी यहाँ बैठे हैं कक्षा में, आठों के जो मनोभाव हैं, जो मत हैं, वो कभी एक जैसे नहीं हो सकते। तो उसी तरह से अलग अलग आचार्य, जो चिंतक हैं, जिन्होंने इस पर चिंतन किया, उनके जो मत हैं, उनका जो विवेचन है, उसमें काफी अंतर दिखाई देता है। हम लोग इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र की आलोचना करते हुए, भारतीय काव्य सिद्धांत पर चर्चा करते हुए, इन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित जो मत हैं, उन मतों पर कुछ चर्चा करेंगे। और कुछ इनमें से जो बहुत मुख्य प्रमुख मतवाद हैं, उन पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और लिखेंगे भी, याद रखेंगे, ठीक है। तो
आप लोग लिख लीजिए। जब आपको पता है प्राचीन काल में हमारे गुरुकुल चलते थे और एक गुरु जो अपने विश्वविद्यालय में या गुरुकुल में जो अपने ही मतानुसार उनके चिंतन ज्ञान के अनुसार जो सिद्धांत बच्चों को पढ़ाते थे, वे बच्चे भी या उनमें से कोई आगे चलकर कोई नए आचार्य बनते थे तो उनमें से कोई अपने गुरु से एकमत होते थे, कोई कोई गुरु की बातों में जहां उन्हें ठीक नहीं लगता था उसके बारे में चर्चा करते थे। तो एक ही मतवाद पहले किसी ने बताया और उसके बाद उनके शिष्यों ने उसी मतवाद को आगे बढ़ाया। वे जो आगे बढ़ाने वाले कोई जरूरी नहीं है कि उनके शिष्य ही हों। मैं जो बोल रहा हूं उसका जो है उस बात को अर्पिता समर्थन कर सकती है, विनीता विरोध कर सकती है। आप लोग मेरे शिष्य हैं, लेकिन आपने जाकर अपनी सहेली से बताया जो हमारा शिष्य नहीं है, उसे ठीक लगा और उसने समर्थन कर दिया और वो भी उसी मतवाद का प्रचार करने लग गई, तो मैं, आप और आपकी सहेली और जितने भी लोग हमारी बातों का समर्थन करेंगे वे सभी क्या कहलाएंगे? एक संप्रदाय कहलाएंगे। एक मतवाद का एक संप्रदाय। संप्रदाय का अर्थ है गुरु शिष्य परंपरा से जो मतवाद आगे बढ़ता है और उसका समर्थन करने वाले जो दूसरे विद्वान होते हैं उन सबको मिलाकर एक संप्रदाय की स्थापना होती है। इसके लिए मैं क्या उदाहरण दूं? अभी दिमाग में आया था, बोलते बोलते भूल गया। कोई बात नहीं, फिर आएगा दिमाग में। तो हाँ, आ गया दिमाग में, जो चला गया था। मेरा उदाहरण थोड़ा किताब से हटकर होते हैं मेरे उदाहरण। आप भारत की राजनीतिक परिदृश्य को देख लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने मुसलमानों की पार्टी शुरू की है। ममता बनर्जी को देख लीजिए, वो नाम लेती है बंगाली मानुष, माटी ममता क्या बोलते हैं, माटी मानुष क्या बोलते हैं वो, क्या नेहा, कौन थी, रॉय अर्पिता, सर माटी पता नहीं माँ सर। मानुष, माँ माटी मानुस, माँ माटी मानुष, माँ माटी मानुष का नाम लेती है। लेकिन जो मानुष हिंदू है वो माँ माटी का नहीं है, उन पर अत्याचार करने से वो खुश हो जाती है। तो अलग अलग थॉट्स, जैसे भाजपा के लिए कहा जाता है कि ये भगवा पार्टी है या हिंदुत्ववादी है। अब भाजपा हिंदुत्ववादी है कि नहीं अलग बात है, लेकिन चूंकि बाकी सभी हिंदुओं का विरोध करने को धर्मनिरपेक्षवाद मानते हैं और यह पार्टी जो है ये सबको बराबर का दर्जा देने में विश्वास करती है। एक ही कानून हो, एक राष्ट्र एक कानून, तो बाकी लोगों को मिर्ची लगती है। तो अभी संप्रदाय, राजनीतिक संप्रदाय कौन से हो गए? एक हो गया
भाजपा को बोल दिए भगवा पार्टी या हिंदुत्ववादी संप्रदाय, अगर संप्रदाय कहेंगे इनको, तो उसमें कौन कौन आ गए ना, भाजपा आ गई, साथ में वो क्या कहते हैं जो महाराष्ट्र में जो शिंदे, एकनाथ शिंदे की पार्टी, हाँ, इस तरह के जो हिंदुत्ववादी विचारधारा जो लोग मानते हैं, वो सब एक संप्रदाय के हो गए। उसमें अलग अलग आचार्य कौन कौन है, एक भाजपा एक आचार्य है, वो शिंदे वाला पार्टी वो एक आचार्य है, इस तरह से, समझ गए। अभी इनको ले लीजिए विरोधी दलों को, तो ये जो मुसलमानों की पीठ थपथपाते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, वो एक संप्रदाय हो गया। उसमें ममता बनर्जी आ गई, उसमें कांग्रेस आ गया, उसमें हाँ ये उद्धव ठाकरे आ गए, ये सब चीजें हो गए। तो उसी तरह से मैंने ये राजनीतिक परिदृश्य का उदाहरण इसलिए दिया। और जो असदुद्दीन ओवैसी जो है, वह तीसरे खेमे में है, वो तीसरा संप्रदाय है, वो सिर्फ मुसलमानों की बात करता है। और ये लोग हिंदू का विरोध करते हैं, लेकिन मुसलमानों की का पक्ष लेते हैं, धर्मनिरपेक्ष का नाम लेते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी धर्मनिरपेक्ष का नाम नहीं लेते। तो ये जो चीजें हैं, उसी प्रकार से जो साहित्य सिद्धांत में किसी ने कहा इसमें रस, साहित्य में रस जो है वो प्रधान है, अगर रस में रस नहीं है तो वह साहित्य नहीं है। मतलब साहित्य की आत्मा को, रस को साहित्य की आत्मा के रूप में मान्यता दी गई। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये रस हो चाहे ना हो, लेकिन अगर उसमें सौंदर्य नहीं है, अलंकार नहीं है, उसमें चमत्कार नहीं है, उसको सुनने में अच्छा नहीं लगता है, एक आनंद नहीं आता है, तो वह नहीं है, वो अच्छा साहित्य नहीं है। यानी अलंकार को साहित्य की आत्मा कहा किसी ने। किसी ने कहा नहीं, रीति, उसकी वर्णन शैली कैसी है, उस पर निर्भर है साहित्य। किसी ने कहा वक्रोक्ति, टेढ़ा घुमा फिरा के अगर कहा जाएगा, सीधे सीधे कहने से वो अच्छा साहित्य नहीं है, टेढ़े मेढ़े करके उसमें चमत्कार आता है, तो वो है साहित्य, अच्छा साहित्य। इस तरह से आप लोगों की समझ में आ रही है ना बात? जी सर, आ रही है। हाँ, तो साहित्य में ये कई संप्रदाय हो गए। साहित्य की आत्मा के बारे में बात करते हुए, ये मेरा मेरा फोटो आ रहा है, एक स्क्रीनशॉट ले लो तो अर्पिता। सर। हाँ अभी ले लो, दिखता नहीं है ना। जी सर, ले लिया है। हाँ, वो मेरा लेखकीय नाम उसमें दिखाई दे रहा है आज। जी, आज आपका पेन नेम है। डॉक्टर सच्चिदानंद दिखाई दे रहा है ना? जी सर, जी सर। हाँ, वो मेरा लेखकीय नाम है। एक और आपका नाम है, और क्या? पढ़ा था, याद नहीं है। ये शंभुदयाल अग्रवाल। नहीं, एक और आपका लेखक नाम है। सर्वप्रिय, हाँ हाँ हाँ। दयाल सर्वप्रिय। हाँ हाँ, यही दोनों पढ़ा था। आपने कहाँ देखा बेटा? वो गूगल पे सर्च किया था तो आया था आपके बारे में। अरे गूगल में बहुत कुछ आता है, मैं बाई चांस कल या परसों देख रहा था, विस्तार से दे रहा है। जी जी, एक इग्नू का कुछ था, उसमें सब लिखा हुआ था आपके बारे में। नहीं, वैसे भी गूगल में अगर मेरा नाम टाइप करोगे ना, हाँ तो कई पोर्टल खुल जाते हैं मेरे नाम से, जबकि मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, वो
ओडिशा ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट थी तो वहां से मतलब देखा। उसमें तो बहुत बड़ा प्रोफाइल डाला हुआ है। हाँ, सब कुछ आपने क्या क्या पढ़ाई की, क्या क्या लिखा, सब कुछ है। उसमें कम है। और जो मेरे पास जो जितना मैं संग्रह कर रखा हूँ, मतलब बाकी तो सब फनी बातें में मेरा नष्ट हो गया, लेकिन जितना मैं संग्रह करके इकट्ठा किया हूँ उसकी सूची 27 पृष्ठों की हो रही है। हाँ, तो ठीक है। तो इस तरह से ये 6 संप्रदाय हैं, इनके बारे में आप लिख लीजिए एकदम संक्षेप में, 6 पंक्तियों में लिखा दूंगा। पहला है रस संप्रदाय। इसकी स्थापना भरत मुनि ने की। भरत मुनि का जो काव्य है उसका नाम है नाट्य शास्त्र। हाँ, तो भरत मुनि, इनका समय है ईसा पूर्व 300। ईसा पूर्व 300 से ईसा के बाद 300 वर्ष, मतलब उनका सही समय का पता नहीं चला है। तो ये 600 वर्षों के बीच वे किसी समय पैदा हुए थे, ऐसा माना जाता है। 300 बीसी से 300 एडी के बीच। ठीक है। दूसरा जो संप्रदाय है वह है अलंकार संप्रदाय। सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है रस संप्रदाय, इसलिए उसको 1 नंबर में रखा गया। दूसरा संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय। इसके संस्थापक हैं भामह। भामह 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी। और इस संप्रदाय के जो दूसरे आचार्य हैं उनको भी इसी के अंदर लिखिए। भामह है 6ठी शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी, और उद्भट 9वीं शताब्दी। ठीक है, लिख लिया। मैं इकट्ठा करके बता रहा हूं आपको, ये जो सूचना मैं दे रहा हूं ये सब विक्षिप्त रूप में आपकी किताब में है, और किसी भी किताब में एक साथ ऐसे नहीं है। ये नोट्स अच्छे शिक्षक का काम नहीं है। ये जिसने भी लिखा है आपकी किताब या किसी ने भी लिखी है और कोई किताब, वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि विद्यार्थी किस तरह से कम समय में इस को आत्मसात कर सकेगा, वैसी प्रस्तुति करना नहीं चाहते। वो अपनी पुस्तक को लंबा आकार देने का प्रयास करते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के संस्थापक हैं वामन। वामन 9वीं शताब्दी। चौथा संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय, इसके आचार्य संस्थापक हैं आनंदवर्धन। ये 9वीं शताब्दी के हैं। वामन भी 9वीं शताब्दी के, आनंदवर्धन भी 9वीं शताब्दी के। फिर उसके बाद 5वां है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय, इसके संस्थापक हैं कुंतक। ये
10वीं 11वीं शताब्दी के हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच कहीं किसी समय के हैं ये। फिर छठा संप्रदाय जो है वो है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक हैं क्षेमेंद्र। ये 11वीं शताब्दी में हुए क्षेमेंद्र, ठीक है। तो असल में बात यह है कि भारतीय आचार्यों ने जितनी विविधता से विस्तार से हिंदी साहित्य क्या कहते हैं साहित्य की आत्मा या साहित्य का विवेचन किया है, उतना पाश्चात्य जगत में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भारतीय जो होते हैं वो आमतौर पर कुछ भी सोचते हैं तो उसकी अंत तक सोच लेते हैं। जहां से आगे और कुछ सोचा ही नहीं जा सकता वहां तक भारतीय आचार्य सोचता है। जैसे जन्म मृत्यु, फिर कहां तक जाते हैं? मोक्ष तक जाते हैं, जहां से आगे और कुछ नहीं है, कुछ सोचा नहीं जा सकता। जैसे ईश्वर है या नहीं है उसके बारे में दुनिया भर के कई महापुरुष अवतरित हुए और उन्होंने बताया, लेकिन भारतीय चिंतकों ने क्या कहा ईश्वर के बारे में? ईश्वर हर जगह है, हर जगह है, सर्वत्र विद्यमान, सर्वशक्तिमान, और सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है और हर जगह है। तो हर जगह है तो मिट्टी के कण में भी है, हवा में भी है, पेड़ पौधों में भी है, लकड़ी में कीड़े मकोड़े, वनस्पति, आसमान, क्या अंतरिक्ष, हर जगह वो है। लेकिन भारत के बाहर के जितने आध्यात्मिक मतवाद हैं उनमें ईश्वर सर्वत्र विद्यमान कहने से वो कहते तो हैं ऐसा, लेकिन उनके विचार में भेड़ बकरी में नहीं है, मिट्टी में नहीं है, पत्थर में। हम तो मिट्टी का पुतला बना के पूजा कर लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं उसके अंदर ईश्वर का वास है। लकड़ी का पुतला बना लेते हैं, एक पत्थर का गोला रख के शिवलिंग के रूप में पूजा कर लेते हैं, सांप बिच्छू को पूजा कर लेते हैं, पेड़ की पूजा कर लेते हैं। बड़ पीपल की पूजा होती है कि नहीं? नाग पंचमी को सांप की पूजा होती है कि नहीं? गोवर्धन पूजा, गिरी गोवर्धन की पूजा, पर्वत की पूजा होती है कि नहीं? नदी, गंगा की आरती उतारी जाती है, गंगा मैया। ऐसी सोच सिर्फ भारतीय चिंतकों के मन में आ सकती है, दूसरे ऐसा नहीं सोच सकते। और इस सोच के कारण हमें परम शांति मिलती है, हमें आत्मसंतोष के लिए काफी खुराक मिल जाता है। तो मैंने उदाहरण दिया कि भारतीय आचार्यों ने ये जो 6 संप्रदाय होगा, संप्रदाय का अंग्रेजी क्या होगा? स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट, किसी एक विचार के बारे में एक स्कूल, स्कूल मतलब एक संस्था। एक संस्था सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता, संस्था जो है एक बिल्डिंग नहीं होती। संस्था का अर्थ है भावनाओं में, चाहे विचारों में,
जब एक ही विचार का बोलबाला हो तो उसको स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। तो भारतीयों में यह परंपरा है कि हम किसी ने कुछ कह दिया तो आंख मूंद कर उस पर हम विश्वास नहीं करते, हम उसका खंडन मंडन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। हम जब चिंतन करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और बातें भी आ जाती हैं और हम उसको मिलाकर हम उसको स्वीकार करते हुए भी उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ संशोधन करने का प्रयास करते हैं। यह चीज सिर्फ अभी मैं जो बोल रहा हूँ, गुरुजी बैठकर बखान कर रहे हैं, आप 6-7 विद्यार्थी बैठे हैं, मैं जो कुछ बोलता हूँ उसके बारे में आप लोगों के मन में भी कोई विचार आ रहा होगा कि ऐसा तो नहीं लग रहा है, गुरुजी शायद गलत बोल रहे हैं, या उसके साथ साथ ये बात तो गुरुजी ने कही नहीं, ये तो ऐसा होना चाहिए, संभवतः ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो भावना है आप लोगों में या हर भारतीय के चरित्र में, वह पाश्चात्य लोगों में वैसा नहीं मिलता है, इसलिए उनका जो विवेचन है वो सतही है। तो इन 6 संप्रदायों में से काव्य की आत्मा को प्रधानता देने वाले संप्रदाय हैं रस, ध्वनि और औचित्य। मतलब 2 चीजें हैं, एक है काव्य का शरीर और एक है काव्य की आत्मा। आप लिख लीजिए, काव्य की आत्मा मतलब उसका चरित्र, काव्य का चरित्र क्या है, क्या चरित्र है ना, उसमें उसके गुण क्या है, उस पर जो संप्रदाय विचार करते हैं वे हैं रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। और काव्य का जो शरीर है उस पर प्रधानता देने वाले हैं अलंकार, रीति और वक्रोक्ति। अलंकार, रीति और वक्रोक्ति संप्रदाय काव्य के शरीर को सजाने के पक्षधर हैं। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ कुछ दिया हुआ है, आप थोड़ा उसको लिख लीजिए संक्षेप में। साहित्य का मतलब है शब्द और अर्थ का सहभाव। शब्द और अर्थ दोनों में सहभाव मतलब मिलन, मित्रता, दोस्ती अगर हो तो उसको साहित्य कहा जाता है। सर एक बार रिपीट करना, साहित्य का अर्थ। शब्द और अर्थ, अगर शब्द है लेकिन अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है वो तो वो शब्द निरर्थक है। ठीक है ना, शब्द के साथ अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जुड़ा हो तो उसको साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो शब्द और अर्थ में से दोनों में मुख्य कौन है, प्रधान कौन है? तो कई आचार्यों ने कहा उसका शरीर, कई आचार्यों ने कहा उसकी आत्मा। अब दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं, यह मेरा विचार है। क्यों? क्योंकि बिना शरीर के अगर आत्मा डोलती है तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। आत्मा कुछ बोलती है क्या? आत्मा कुछ कर रही है क्या? उसको माध्यम चाहिए और वो है शरीर। ठीक है, आत्मा के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता और शरीर के बिना आत्मा की कोई अभिव्यक्ति नहीं है। आप लोग लिख लीजिए, शरीर के बिना आत्मा अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकती क्योंकि वो मूक है। आत्मा जो है ना बोल सकती है, ना कुछ
मतलब देखती तो सब है, लेकिन कुछ करने के लिए उसे एक शरीर की आवश्यकता है, और शरीर तभी कर्म चंचल हो सकता है जब उसमें अंदर आत्मा हो। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर का भी कोई महत्व नहीं है। बात समझ में आई? सर। तो इसलिए ये 6 संप्रदाय जो हैं ये परस्पर जड़ित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? अभी 11 विद्यार्थी हुए हैं। अर्पिता, एक ले लो। जी सर, ले लिया। हाँ, तो उसके बाद ये आत्मा शब्द जो है यह प्रतीकात्मक प्रयोग है। आत्मा जैसे मनुष्य की आत्मा है, जिस तरह से मनुष्य की आत्मा को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वैसे काव्य की आत्मा को हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको अनुभव कर सकते हैं। वो है आत्मा जो है, हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। जब काव्य का हम अध्ययन करते हैं तो हमारे ऊपर, हमारे मन पर, हमारी भावनाओं पर जो प्रभाव पड़ता है वह किससे होता है? वो काव्य की आत्मा के कारण होता है। ठीक है? और आत्मा जो है, काव्य की आत्मा, उस काव्य के शरीर को लेकर काम करती है। अब मान लीजिए उसमें अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, कुछ है उसमें, एक कान में सुनने से उसमें अच्छी ध्वनि निकलती है, और एक आपको सोचना पड़ता है कि भाई इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो वह जो सोच रहे हैं वह उस काव्य की आत्मा के माध्यम से ही तो आपके दिमाग में सोच आती है। तो प्रतीकात्मक प्रयोग, और जैसा मैंने बताया था, गुरु शिष्य परंपरा और वैचारिक एकता जिन लोगों में है उन सबको मिलाकर यह संप्रदाय शब्द बना है। मैंने ये समझाया था आपको, ये पुस्तक में वहां पर एक आया है, हमने इसको रेखांकित कर रखा है। तो आत्मा कहने से, काव्य की आत्मा कहने से उसे हम काव्य का प्राण तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है? तो भरत ने जब शुरू किया नाट्य शास्त्र लिखा, भरत शब्द का एक अर्थ है नट। भरत मुनि जो नाम है उस पर लोगों का कहना है कि भरत शब्द का एक अर्थ है नट, नर्तक या अभिनेता। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई मुनि थे जो नाटक की रचना करते थे और अभिनय करते थे, इसलिए नट मुनि या भरत मुनि उन्हें कहा गया। भरत उनका नाम नहीं था। ठीक है? जैसे वाल्मीकि महर्षि, वाल्मीकि महर्षि का नाम क्या था? कौन बोलेगा? वाल्मीकि महर्षि का असली नाम क्या है? उनके बचपन का नाम क्या है? आप लोग नहीं जानते तो बताओ। अरे वो एक दस्यु थे, दस्यु रत्नाकर। कहानी नहीं सुनी? वो लूटपाट सर करते थे। सर कहानी पता है कि वो डाकू थे, लेकिन नाम नहीं पता था।
हाँ हाँ, हाँ, रत्नाकर, रत्नाकर डाकू। तो एक बार नारद जी जा रहे थे उधर से, उनको बांध लिया। हाँ, तो खैर, हाँ, तो उनको बोले कि भाई तुम राम राम जपो। हाँ, उसको बोले कि तुम ये जो काम कर रहे हो, बोला कि मेरे परिवार वालों को मैं प्रतिपोषण करता हूँ। तो बोले कि ठीक है, प्रतिपोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन तो जो काम कर रहे हो इसमें तो पाप है। तो ये पाप का भागी तुम्हारे, तुम्हारी पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये सब तुम्हारे पाप का भागीदारी करेंगे क्या पाप की, पाप से। तो बोला मैं पूछ के आता हूँ, बांध कर चला गया। फिर वो सबसे सबने मना किया, भाई तुम्हारा ड्यूटी है, तुम हमारा पालन करोगे। तुम क्या पाप करते हो पुण्य करते हो, पुण्य करते हो तो वो सब तुम्हारा, पाप करते हो तो भी वो तुम्हारा, उसमें हम भागीदार क्यों बनेंगे। तब उसकी आंखें खुल गई और वो आता है, पाँव पड़ जाता है, महात्मा आप कौन है। तो इन्होंने कहा कि राम राम जपो। तो बोले भाई राम राम तो ये आप क्या बोल रहे हैं, हमको तो बोलना नहीं आता है। तो बोले मरा मरा बोलो, तुम तो लोगों को मार देते हो, मरा मरा बोलो। तो मरा मरा बोलते बोलते मरा 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 राम 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 हो गया। और कई वर्षों तक वो बैठे रहे, उन पर वाल्मीकि चढ़ गया। वाल्मीकि मतलब समझते हैं, वाल्मीकि शब्द का अर्थ ची, क्या है? चींटियों का ढेर। व्हाइट एंट, उई उई, उड़िया में उई बोलते हैं। दीमक, हाँ दीमक, वही। दीमक क्या करता है, मिट्टी खोद खोद के एक ऊंचा सा घर बना लेता है। हुक्का, उई हुक्का उड़िया में बोलते हैं। हिंदी में बाम्बी बोलते हैं, दीमक की बाम्बी। तो ये बैठे हैं और इन पर दीमक की बाम्बी बना दी, बन गई। ठीक है, तो वाल्मीकि का अर्थ है बाम्बी, दीमक की बाम्बी। तो उसी से फिर उधर से नारद जा रहे थे दोबारा, तो उन्होंने उसका उद्धार किया। तो ये जो है, तब से वो वाल्मीकि नाम से परिचित हुए। तो मैं क्या बता रहा था, भरत, भरत का अर्थ है नट और मुनि, नट मुनि। ठीक है, लेकिन आप उन्हीं, वो चाहे उनका नाम हो चाहे उनका कर्म हो, लेकिन उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है। भरत परवर्ती आचार्यों में तीन आचार्य उल्लेखनीय हैं, भामह, दंडी और उद्भट। भामह, दंडी और उद्भट, ये तीनों जो हैं, ये इन्होंने भरत मुनि के विचारों का समर्थन किया कि काव्य में रस ही सर्वप्रधान है। अगर उसमें कोई आनंद या करुण भाव या वो जो हाँ, ओजस्वी भाव या इस तरह से जो नौ रस हैं, वो अगर उनमें से कोई भी ऐसे अगर पाठक पर प्रभाव नहीं पड़ता है, पाठक अगर रोता नहीं है, पाठक अगर हंसता नहीं है, ये दर्शक, दर्शक अगर हंसता नहीं है या रोता नहीं है, तो वो है कोई काव्य के रूप में वो, उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसके बारे में मैं कुछ इधर से छोड़ देता हूँ। ये सब तो मैंने संक्षेप में बता दिया ना, इधर जो लिखा हुआ है वो सब मैंने बता दिया। अच्छा, अब आइए
कुछ अन्य आचार्य हैं जिन्होंने कोई नया सिद्धांत तो नहीं बताया, लेकिन इन 6 जो संप्रदाय हैं, मतवाद हैं, इन पर उन्होंने काफी व्यवस्थित रूप से इसकी व्याख्या की है। जैसे अभिनव गुप्त लिखे, अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी, मम्मट 11वीं शताब्दी, आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी और पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी। ठीक है, ये कुछ आचार्यों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। और कुछ अन्य आचार्य भी हैं, जैसे महिम भट्ट 11वीं शताब्दी, जयदेव, ये उड़ीसा के हैं, 13वीं शताब्दी, भानु मिश्र 13वीं 14वीं शताब्दी। बुक में दे रखे हैं ये? हाँ बुक में है सर इनके नेम? हाँ, पृष्ठ 7 पर है, खंड 2। सर ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आती है। आप लोग देखिए, जितने प्राचीन काल में आप चले जाते हैं, सबका नाम एक एक शब्द का है। भरत, भामह, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक, क्षेमेंद्र, है कि नहीं? एक ही शब्द का नाम है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आधुनिक काल की ओर अग्रसर होते हैं, तो फिर आता है भानु मिश्र, अभिनव गुप्त, इस तरह से कुछ एक दूसरा शब्द जो राजा महाराजाओं द्वारा दी गई उपाधि के आधार पर जोड़ने लग जाते हैं। इसी प्रकार शुरू होती है जातिवाद शुरू होता है इसी प्रकार। इस पर आप लोगों ने ध्यान दिया कभी? आप प्राचीन काल में देखिए, दशरथ, राम, लक्ष्मण, सीता, जनक, रावण, सुपर्णखा, हनुमान, सुग्रीव, किसका टाइटल है? फिर आगे आ जाइए, महाभारत काल में दुर्योधन, अर्जुन, कर्ण, भीष्म, किसी का टाइटल है? तो ये जो चीज है, आप जब जातिवाद पर कहीं चर्चा करते हैं, मैं समीक्षा की तरफ थोड़ा चला गया, तो मैं जो बोल रहा हूं ये प्रसंग से बाहर नहीं है। जातिवाद पर कभी कटाक्ष करते हैं तो आपको ये सब उदाहरण देने चाहिए, ठीक है। तो अभी उसके बाद पृष्ठ 7 से शुरू होता है काव्य के प्रकार, मुक्तक इत्यादि इत्यादि, ये सब हमने बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं रस सिद्धांत पर। रस सिद्धांत हम संक्षिप्त रूप से आपको बताएंगे। रस सिद्धांत के बारे में भरत मुनि का हमने जिक्र किया है। नाट्य शास्त्र से रस सिद्धांत का प्रारंभ है। तो
ये देखिए इसमें लिखा पृष्ठ 8 पर, माना तो यह भी जाता है कि भरत नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। नाट्य अर्थात अभिनय आदि के संबंध में जो सिद्धांत धीरे धीरे 5-6 शताब्दियों में बनते पनपते चले गए, उनका संग्रह नाट्य शास्त्र नाम से करके इसका कर्ता भरत मुनि को मान लिया गया। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो सिद्धांत नाट्य के नाटक के बारे में प्रतिष्ठित हो गए थे, उनको संग्रह करके नाट्य शास्त्र का रूप दे करके उसको भरत मुनि को मान लिया गया। लेकिन यह गलत लग रहा है। हो सकता है भरत का अर्थ है नाटक, नाट्य, लेकिन अगर संग्रह किया गया तो फिर उसमें मुनि शब्द क्यों जोड़ा गया? जो संग्रह करता है, मान लो अभी हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं, कोई भी कुछ बात कर रहे हैं, वो बातें क्या एकदम नहीं है क्या? आसमान से चांद से लाते हैं? जो हमारे समाज में प्रचलित चीजें हैं, उनमें कौन सी बात हमें अच्छी लगती है, कौन सी अच्छी नहीं लगती है, उसी पर तो हम लोग बात करते हैं। तो हम अगर एक पुस्तक की रचना करते हैं, उसमें अवश्य ही जो हमारी प्रतिष्ठित बातें हैं समाज में, जो अच्छी बातें हैं, जो बुरी बातें हैं, उन सबको निचोड़ करके हम अगर लिखेंगे, कि लेखक वही लिखेगा जो उसको देखेगा, उसको उसके इर्द गिर्द देखेगा, समझेगा, महसूस करेगा, वही तो लिखेगा। तो जिसने लिखा है वो अपने नाम से लिखेगा, चाहे नाटक के बारे में लिखा, लेकिन वो मुनि तो जरूर है, मुनि लिखने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं, इसमें नाट्य शास्त्र में कुल 32 अध्याय हैं। पृष्ठ 8 में देखिए, दूसरा अनुच्छेद 5.3 रस सिद्धांत में, नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का विवेचन है तथा इसमें इस पर गंभीर चिंतन भी किया गया है। इसमें कुल 32 अध्याय हैं। इसके 6ठे और 7वें अध्याय में, जिनके पास पुस्तक नहीं है वो लिख लीजिए, कुल 32 अध्याय हैं। उसके 6ठे और 7वें अध्याय में क्रमशः, मतलब 6ठे अध्याय में रस का और 7वें अध्याय में भाव का विवेचन किया गया है। क्रमशः लिखा है ना, इसका अर्थ हुआ पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा। 6ठे और 7वें अध्याय में क्रमशः रस और भाव। तो 6ठे में रस का और 7वें में भाव का विवेचन किया गया है। रस सिद्धांत को इसीलिए सबसे पहला संप्रदाय माना जाता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि रस के क्षेत्र में भरत के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम अभिनव गुप्त का आता है। रस सिद्धांत में भरत मुनि के बाद दूसरे आचार्य जो हैं, उनका नाम है अभिनव गुप्त। लिख लीजिए, जिन्होंने नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती टीका लिखी। टीका का मतलब क्या है? टीका कौन बोलेगा? कमेंट। हाँ, कमेंट मतलब इंग्लिश में जो बोलते हैं कमेंट। कॉमेंट? नहीं, कमेंट, COMMENT। नहीं नहीं नहीं, किसी चीज पर कमेंट करना। कमेंट्स। हाँ। हाँ, ये ठीक ठीक कमेंट नहीं है, व्याख्या है। अच्छा। मतलब टीका का मतलब है व्याख्या, विवेचना, विश्लेषण। कमेंट तो संक्षिप्त होता है, ठीक है ना। अंग्रेजी का कमेंट जो है वो एनालिसिस आप बोल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं, लेकिन कमेंट बोल देने से वो ठीक नहीं होगा। ठीक है बेटा? सर तो टिप्पणी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको
टिप्पणी। टिप्पणी को बोलेंगे नोट्स, ठीक है सर। नोट बोलेंगे, या टिप्पणी को कमेंट भी बोल सकते हैं। टिप्पणी को कमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जी नोट सर। और कमेंट में फर्क है। नोट थोड़ा विस्तृत होता है और कमेंट थोड़ा अत्यंत संक्षिप्त होता है। दोनों ही टिप्पणी है। आप हमारी बात पर टिप्पणी नहीं कर सकते। प्लीज डोंट कमेंट ऑन माय व्यूज, ओके। तो यहां कमेंट टिप्पणी का अर्थ में हुआ। लेकिन अगर कोई नोट्स लेता है, हम जो बोल रहे हैं, उसने हमारी बातों पर टिप्पणी लिखी या टिप्पणी की, मतलब वह विस्तार भी विस्तृत भी हो सकता है, संक्षिप्त भी हो सकता है। संक्षिप्त हो गया तो कमेंट। तो ये रस, रस का, रस की जो अवधारणा है वो कहां से आई? रस की अवधारणा की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसके बारे में 5.3.1 में लिखा गया विचार भूमि। विचार भूमि इन्होंने जो लिख दिया है, इसको थोड़ा इसमें एक दो शब्द और जोड़ना था। रस की विचार भूमि या रस सिद्धांत का स्रोत ऐसे लिखते तो विद्यार्थियों के लिए समझना आसान होता। और विचार भूमि लिख दिया तो वो थोड़ा सा वो वक्रोक्ति वाली बात हो गई, ठीक है। तो गीता में कहा गया है कि प्रकृति से मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के भाव होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार की बातें हर मनुष्य में होती हैं। ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जो अविनाशी आत्मा को शरीर से बांधते हैं। आत्मा अविनाशी है, स्वतंत्र है, मुक्त है, लेकिन जब शरीर में, आप ध्यान से सुनिए इस बात को समझने के लिए, शरीर में आत्मा तभी तक रहती है जब आपके मन में कोई आकर्षण हो, कोई कामना हो, या कुछ चाहे अच्छे कार्य करने का विचार हो, तभी तक आत्मा रहती है। जब आपकी इच्छा खत्म हो जाती है, आपको संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, तब आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है। आप लोगों ने ध्यान से सुना? जी सर। आप अपने आसपास या अपने घर में जो पूर्वज, आपके सामने किसी की मौत हुई हो, तो आप अंदाजा लगाइए, जब तक उसके मन में मोह है, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा खेत, तब तक उसकी मौत नहीं होती, वो कष्ट पाता रहता है। शरीर साथ नहीं देता, लेकिन वह शरीर छटपटाता रहता है। जब उसको गीता का ज्ञान देते हैं, गीता सुनाने का कारण यही है, उसके मन में जो मोह, माया, आकर्षण इत्यादि को निरर्थक बताते हुए जो सृष्टि का चिरंतन नियम है उसके बारे में समझाया जाता है, तब वो आत्मा मुक्त हो जाती है, छोड़कर चली जाती है शरीर। आपने कभी अनुभव किया है इसका? जी सर। मैंने अनुभव किया है, ठीक है ना। आप देखना,
जब आत्मा छोड़कर जाती है ना, उसके शरीर के चेहरे पर एक प्रशांति, एक अद्भुत, क्या कहते हैं उसको, मतलब चेहरे में एक अद्भुत प्रकार का भाव उभरा हुआ होता है, मुस्कुराता हुआ या कुछ, ठीक है ना, निश्चिंत निर्लिप्तता का भाव हो जाता है। लेकिन जब तक आदमी मरा नहीं है तब तक उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं, हाँ, भौहें टेढ़ी होना या ये सब होता रहता है। जब उसके मन में प्रशांति आ जाती है तब आत्मा छोड़कर जाती है। तो यहाँ जो 3 प्रकृति के तत्व बताए गए, सत्व रज तम, ये तीनों के कारण ही वो शरीर से आत्मा बंधी हुई रहती है। तो जो निर्लिप्त अवस्था है, मैंने अभी आपको बताया था, निर्लिप्त अवस्था जो है वह ईश्वरीय प्रकाश उसको कह सकते हैं, या एक बोध शक्ति कह सकते हैं, उसे सत्व गुण कहा जाता है। फिर दूसरा जो है रज गुण, रज यानी राग, राग मतलब कामना, आसक्ति, ठीक है, मतलब जैसे कर्म हम लोग करते हैं, फल की आसक्ति है। कर्म क्यों करते हैं? कि फल के प्रति हमारी आसक्ति है, इसलिए कर्म फल की आसक्ति को, उसको हम लोग क्या कहेंगे? राग, रजोगुण, ठीक है। और तमोगुण क्या है? तमोगुण है राक्षसी गुण। हाँ, राक्षसी तमोगुण सर, राक्षसी तमोगुण सर, अज्ञानता, मोह। हाँ ठीक है, आपने ठीक कहा। राक्षसी वृत्ति मतलब वह अज्ञान से उत्पन्न होता है। ज्ञान क्या है? जो ईश्वरीय शक्ति, जो चिरंतन नियम है सृष्टि का, जो उसके बारे में जो ज्ञान है, उसके विपरीत बिल्कुल भला बुरा और इन सब चीजों के प्रति जो अज्ञान होता है, ठीक है, वो अज्ञान से उत्पन्न होता है तमोगुण। यह क्या करता है? यह ईश्वरीय प्रकाश से उदासीन होता है और जीवात्मा को प्रमाद अर्थात व्यर्थ की चेष्टा, आलस्य, निद्रा इत्यादि से बांधता है। व्यर्थ की चेष्टा मतलब कार्य, ठीक है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका हमारी आत्मा को जो पसंद नहीं है, वैसे कार्य वो करता है, ठीक है। वो संसार में ही मुग्ध हो जाता है। संसार में मतलब जन्म, क्या कहते हैं, लोभ, मात्सर्य, हाँ, काम, क्रोध, इन सब में वो बहुत अधिक जड़ित रहता है, उसको कहते हैं तमोगुण, ठीक है। ये सब क्या है? जब मनुष्य के मन के ये तीनों गुण हैं। जिस समय मन पर जिस गुण का अधिक प्रभाव रहता है, वह उसी प्रकार का व्यवहार करता है व्यक्ति। निज और पर मतलब यह मेरा है, यह तेरा है, यह दूसरे का है। निज और पर की जो भावना से प्रेरित जो अवस्था है मनुष्य की, वह है रज और तमोगुण। यह मानव की स्वाभाविक अवस्था है। मनुष्य हमेशा जो कार्य करता है उसमें या तो रजोगुण की प्रधानता होती है या
तमोगुण की प्रधानता होती है। सत्व गुण का प्रभाव बहुत कम रहता है। जो सामान्य जन, जो साधारण जन है और अपने रोजमर्रा जीवन में रजोगुण और तमोगुण का ही अधिक प्रेरणा, मतलब शरीर का जो कार्य है, हमारे कार्य उसी से प्रेरित होते हैं। और सत्व गुण से प्रेरित होकर रहना सदैव यह संभव नहीं है। जो, हाँ बोलो जसना। जो नहीं मुनि सर। ऋषि होते थे प्राचीन काल में, जो जिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में चिंतन करते हैं, जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचते हैं, जो निर्लिप्त और निर्लोभी होते हैं, वे सब सत्व गुण प्रधान होते हैं। जैसे भगवान बुद्ध, ठीक है, वो कर्म तो करते थे लेकिन हमेशा मनमना भाव, जो आपके इसमें कहा जाता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, उसमें जो लोग जाते होंगे या परिचित हुए होंगे, कहते हैं मन मना भाव। मन मना मतलब मन ही मन, आप खुद ईश्वर हैं, आत्मा आपके अंदर है, यह विचार हमेशा अपने मन पर कायम रखिए। तो आत्मा के जो सच्चे गुण हैं, वे गुण आपके मन पर हावी होंगे और आपके कर्म जो हैं वह कल्याणकारी होगा। ठीक है, तो इसमें पृष्ठ 8 के नीचे अंतिम अनुच्छेद है। आप लोगों के पास, सबके पास पुस्तक है क्या? जी सर, किताब तो आ चुकी है। आ चुकी है ना? सबके पास है? अनिल, सुमन, जी सर है। है सर, रंजू, है सर। अनिल है किताब? हाँ सर है। हाँ, तो ये इसको आप पढ़ लेना, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। 8वें पृष्ठ 8 का अंतिम अनुच्छेद, ठीक है। तो इसमें विस्तार से दिया गया है। आप इसमें प्रश्न क्या आ सकता है? रस सिद्धांत की विचार भूमि पर प्रकाश डालिए। विचार भूमि का मतलब है उसका विवेचन। रस का जो, जैसे मैं कहता हूं एक उदाहरण, नींव जो बेस है, जो भित्ति भूमि है, एक मकान बनाते हैं तो नींव डालते हैं मजबूत करके, उसके ऊपर मकान खड़ा होता है। उसी तरह से ये जो रस कहाँ से शुरू होता है ना, ये जो मन में जो 3 गुण हैं, उस गुण से वो रसों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए। सर, हाँ, सर एक क्वेश्चन था सर, कि जैसे आपने बताया कि रस सिद्धांत का विवेचन कीजिए, क्वेश्चन आएगा। तो अभी जैसे आपने बताया कि रस के 3 ये हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हम लोग वो उसको विस्तार करके लिख सकते हैं ना सर? इसको संक्षेप में लिखेंगे। अच्छा रस सिद्धांत का विवेचन अगर आएगा जी। तो आपको परीक्षा में उत्तर कैसे लिखना है, मैंने एक वीडियो बनाया था, वो मैं ग्रुप में जी डाल देता सर। हूँ। हाँ आप सर, लोग देख थोड़ा लेना, डाल दीजिए सर।
ठीक है, जी सर। 1 जी घंटे का सर। वीडियो है, और उसको लाइक शेयर जरूर कर देना बेटा, ठीक है तो सर। मेरा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ मैं सर। उसका अधिक प्रचार मैंने नहीं किया है। तो उसमें अ, जो उत्तर आप लिखते हैं ना, उसमें सबसे पहले जैसे ये आपकी किताब में देखिए, ये जो कि इग्नू की किताब है। जी सर, आपने पिछले साल बताया था एग्जाम के पहले, वो आपकी जो वीडियो है, जैसे किताब के सामने रूपरेखा दी गई है, बिल्कुल इसी तरह से शुरू करना है, और फिर हाँ आधे पेज के बाद हमको जो पॉइंट है उसके अनुसार उत्तर लिखना है, मतलब हाँ रूपरेखा के बाद। हाँ, रूपरेखा को खाली छोड़ देंगे कुछ जगह, फिर आप उत्तर लिखते जाएंगे, और उसमें उपशीर्षक देते जाएंगे। जैसे इसमें है 5.3 रस सिद्धांत, उसमें 5.3.1 उपशीर्षक है, फिर और एक उपशीर्षक है, फिर और एक उपशीर्षक है। इस तरह से आप शीर्षक उपशीर्षक देते हुए अनुच्छेद परिच्छेद परिच्छेद अनुच्छेद, हाँ, ऐसे करते करते आप उत्तर लिख देंगे पूरा। लेकिन उसमें एक एक छोटा छोटा शीर्षक देते जाएंगे, आपके जिस अनुच्छेद में जो जिस बात का अधिक जिक्र हुआ है, उस बात को शीर्षक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो जब लिखना पूरा हो जाएगा, ये जितने उपशीर्षक हुए, उन उपशीर्षकों को क्रम से उसमें लिख देंगे, किसमें, रूपरेखा में। तो इससे क्या होगा, एक वैज्ञानिक शैली से आपका उत्तर लिखा जाएगा, और आपके उत्तर में कहीं कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि कमी होगी, तब भी जो जांचकर्ता जो है, वह आपकी वैज्ञानिक पद्धति को देखकर वो बहुत खुश होगा, और उसकी कलम फिसलेगी। किधर को फिसलेगी? कलम किधर फिसलेगी? नंबर देने पर सर। ठीक है, ये अब क्या, मैं ऐसा टीचर हूँ, मैं बच्चों को ठगाई करने का भी सिखाता हूँ। उत्तर में कैसे ठगाई करोगे? तो आपको देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, सर्वज्ञ नहीं है ना। जिसने ये पुस्तक लिखी है, उसी को अगर वो प्रश्न पत्र दे दिया जाए, और उस पर प्रश्न पत्र की जांच कोई तीसरा व्यक्ति करे, तो उसको 100 का 100 मिल जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं मिलेगा। वही 60, 70, 80 के अंदर रहेगा, वो अधिक से अधिक। ठीक है ना? तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि जब आप जांच करते हैं कोई कॉपी या कोई प्रश्न, जो फुल मार्क लिखा है 100, कोई कोई जब आप लोग बोल लेता हूँ, ठीक है, जब लोग कोई कोई ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि वही अपने इसको 90 कैसे दे दिया, तो उसके लिए सवाल यह है, ये जो 100 अंक हैं फुल मार्क, ये किस लिए हैं? देने के लिए हैं, या नहीं देने के लिए लिखा गया है? अगर इतना बढ़िया लिखने के बाद उसको 90 नहीं मिलेगा, तो ये 100 अंक किसको मिलेगा? क्यों लिखा गया है फुल मार्क? ठीक है ना? तो इसलिए आप अपने को छोटा नहीं समझना, आपके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और आपको यह समझना चाहिए कि वो जांचकर्ता जो है, वो भी सर्वज्ञ नहीं है। आप अपना उत्तर सही ढंग से सजाकर लिखिए, सुंदर से लिखिए, पढ़ने योग्य हो, आपके अक्षर स्पष्ट हो। आपका अक्षर अगर गंदा होगा, वो पढ़ ही नहीं सकेगा,
तो अंक क्या देगा? समझ रहे मेरी बात? मेरे सामने मेरे एक गुरु भाई थे, वो एक कॉलेज में लेक्चरर थे। मैं 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 54% नहीं होने से आप लेक्चरर नहीं बन सकते, पीएचडी नहीं कर सकते। तो 54% उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में, उन्हें नौकरी तो मिल गई है, लेकिन उनसे कहा गया है कि आप फर्स्ट क्लास लाके दिखाओ, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में 3 बार परीक्षा दे दी। वो 50% से 51% से अधिक आगे नहीं जा सके। तो मेरे घर पर एक बार आए थे, तो मैंने पूछा कि आप कैसे तैयारी करते हैं। तो कुछ दिन रहे मेरे पास, तो वो जब अध्ययन कर रहे थे, मैंने कहा आप नोट्स लिखते हैं? बोले नहीं। मैं बोला फिर नोट्स नहीं लिखते हैं तो कैसे आपकी तैयारी होती है? आप नोट्स नहीं लिखेंगे तो परीक्षा में कैसे लिखेंगे आप? तो वो लिखने लग गए। तो मैं एक बार देखा कि तो कुछ पढ़ने में ही नहीं आता। तो मैंने कहा भाई ये क्या है, क्या लिखा है? तो पढ़ के सुनाने लग गए। मैंने कहा मैं तो भाई नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जब मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो जांचकर्ता क्या पढ़ेगा? आप बढ़िया लिख रहे हैं लेकिन आपको तो पढ़ने में नहीं आता है, तो जांचकर्ता कैसे पता चलेगा कि आपने बढ़िया लिखा है? आप पहले हस्ताक्षर लिखो। मैंने उनको जबरदस्ती, मैंने कहा हस्ताक्षर जैसे लिखते हैं बना बना के वैसे लिखो। और उसी बार उन्होंने परीक्षा दी एक दूसरे विश्वविद्यालय से। मैंने कहा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी चेंज कर दो, वहां से माइग्रेशन ले आओ, दूसरे यूनिवर्सिटी में फिर से एमए की परीक्षा दो। और उनका एक ही झटके में 60% हो गया, 64%। तो अक्षरों पर अवश्य ध्यान देना है। आप सिर्फ पढ़ने से, वीडियो देखने से, ये करने, वीडियो मतलब मैं शैक्षिक वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। सब कुछ आपने तैयारी कर ली, ज्ञान है, लिख भी रहे हैं, लेकिन जब तक लिखने का अभ्यास नहीं होगा और जब तक आपके अक्षर पढ़ने लायक नहीं, सुंदर नहीं होंगे, तब तक आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। लिखने का अभ्यास नहीं होगा तो आपका ज्ञान पूरा दिमाग में है, लेकिन उसको सजाकर लिखने का अभ्यास नहीं होगा तो आप नहीं लिख सकेंगे। आई बात समझ में? आप लोगों को नोट्स लिखना है। अगर परीक्षा वीडियो के माध्यम से होती परीक्षा, आपको बोला जाता कि आप फलाना के बारे में एक वीडियो बना कर दीजिए, तब आप पास हो जाते अच्छे नंबर से। लेकिन आपकी परीक्षा लिखित परीक्षा होती है, जबकि आपका अध्ययन लेखन से कोसों दूर है। मैं पिछली कक्षाओं में बोला था कि उंगली की भी एक स्मृति शक्ति होती है, पाँव की भी एक स्मृति शक्ति होती है, आंख, कान, नाक, चर्म, सबके अंदर एक स्मृति शक्ति होती है। तो उंगली, आपको स्पेलिंग याद नहीं आता है किसी शब्द का, किसी की वर्तनी याद नहीं आती है, तो आप कलम उठाकर लिखने लग जाते हैं, तो वो सही लिख देती है उंगली अपने आप। लेकिन उंगली तभी सही लिख सकेगी, सही वर्तनी, जब आपको लिखने का अभ्यास हो। आपने अगर अपने अध्ययन काल में लिखा नहीं तो उंगली भी सही वर्तनी नहीं लिख सकती, क्योंकि उसके अंदर जो स्मृति है वो खाली है उस शब्द के मामले में। बात समझ रहे हैं? जी सर। हाँ, इस तरह से आप लोगों को उत्तर लिखना है। तो उसके बाद आया है, इसमें बताया गया है कि जब कोई नाटक देखते हैं या कोई काव्य पढ़ते हैं, ठीक है,
तो उस समय आप अपने बारे में नहीं सोचते। आप अगर तल्लीन हो गए हैं उस नाटक को देखने में या उस काव्य को पढ़ने में, उसका आनंद लेने में आप तल्लीन हो गए हैं, उस समय आपके अंदर रजोगुण तमोगुण नहीं है लेकिन सुप्त अवस्था में है। ठीक है ना, समझ गए? क्योंकि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं उस समय उसके जो पात्र हैं, जो घटनाएं हैं, उसका प्रभाव है आपके दिमाग पर। इसलिए, लेकिन उसको देखते हुए मान लीजिए आपको अपने जीवन की कोई घटना याद आ गई, ठीक है, उससे मिलता जुलता, तो उस समय आपके मन पर रजोगुण का प्रभाव भारी हो जाता है, क्योंकि आपने उस पात्र को छोड़कर आप अपने बारे में सोचने लग गए। जब अपने बारे में सोचने लग गए तब उस पात्र पर आपका ध्यान कम हो जाता है और हो सकता है कि आप नाटक देखना संपूर्ण रूप से भूल कर बैठे हैं, काव्य आपके हाथ में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आपके मन पर आपका अतीत हावी हो चुका होता है और फिर आप क्या होता है, आप काव्य जो किताब है उसको तकिए के बगल में रख कर आप लेट जाते हैं। ऐसा अनुभव आप लोगों को है कि नहीं? जी सर, होता है। तो इसका विश्लेषण करके बताया गया है कि जिस समय आप काव्य को पढ़ते हुए या किसी नाटक को देखते हुए या कुछ भी करते हुए, जो साहित्य से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हुए, यदि आपको अपने अतीत या अपने जीवन की कोई घटना या आपकी वर्तमान दयनीय स्थिति या दयनीय स्थिति ना हो, चाहे प्रेम या संयोग श्रृंगार ही आपके मन में हावी हो जाए, हाँ, तो आप क्या करेंगे? आप उस, मान लीजिए एक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो भी तो एक साहित्य है ना, दृश्य काव्य है कि नहीं? नाटक, वीडियो में क्या है, नाटक है। तो उसको देखते हुए आपका मन श्रृंगार से अधिक भावी हो, क्या कहते हैं, प्रभावित हो गया, तो आपके मन में, आपके शरीर में उत्तेजना आती है और आप उस जो वीडियो है, जो भी है, उसको आप रख देते हैं, आप अपने अंदर ही तल्लीन हो जाते हैं। तो उस समय आप रजोगुण से अधिक प्लावित हो चुके होते हैं और तब क्या बोलते हैं, सत्व गुण तिरोहित हो जाता है। और यदि उस नाटक को देखते हुए आपके मन पर जैसे शराब पीना या कुछ गलत काम करना, ऐसा समाज विरोधी कोई कार्य की ओर आप प्रवृत्त होते हैं या उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, तो उस समय आप तमोगुण से प्रभावित होते हैं और रजोगुण भी कमजोर पड़ जाता है, बहुत कमजोर पड़ जाता है, और सत्वगुण तो तिरोहित ही हो जाता है। ठीक है। उसके बाद काव्य सुख, काव्यानंद के बारे में कहा गया है, अंग्रेजी में एस्थेटिक एक्सपीरियंस, एस्थेटिक ब्लिस। तो काव्यानंद जो है, यह एक संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में आता है, इसको लिख लीजिए। काव्यानंद जो है, हाँ, काव्य सुख अथवा काव्यानंद, यह एक बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर आता है परीक्षा में। तो काव्यानंद का
अर्थ आप समझ गए? अभी तक जो जितनी बातें हो रही हैं, काव्य को पढ़ने से या अदृश्य काव्य को देखने से जो आनंद मिलता है, यहाँ आनंद का अर्थ है कोई भी रस, किसी भी रस का की प्रधानता। वह आनंद करुण रस भी हो सकता है, वह आनंद वीर रस का भी हो सकता है। आप कुछ कर गुजरने के लिए, किसी को मारने पीटने के लिए, या किसी व्यक्ति या किसी देश या किसी कार्य के बारे में आपके मन में तीव्र विरोध पैदा हो जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर आप ओज गुण से, वीर रस से, हाँ, आप उद्बुद्ध हो जाते हैं। वो भी काव्यानंद ही है। आपको कोई यद्य करके आपको करुणा आती है, मन में करुण रस की प्रधानता बढ़ जाती है, और आप यहाँ तक कि रोने लग जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, हाँ, तो उस समय वह भी काव्य आनंद ही कहलाता है। तो यह संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में आता है। आप लोग लिख सकेंगे? इसको आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे। जी सर। ये करुण उसके रस बाद पे सर टिप्पणी आएगा सर, शॉर्ट ये ना, शॉर्ट करुण नोट्स रस टाइप नहीं का ना? आएगा, करुण रस नहीं आएगा, काव्यानंद। काव्यानंद का तो लिख लिए सर, करुण रस के प्रकार में करुण रस का भी आएगा क्या कुछ? नहीं 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 आएगा, वो आपको रस विवेचन के अंदर ही लिखना है। रस विवेचन के अंदर ही कर देंगे, ठीक है करुण रस के बारे में अलग से प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है सर। काव्यानंद के अधीन आप उसको लिखेंगे। रस सिद्धांत के बारे में विवेचन करेंगे तब वो उसके बारे में लिखेंगे। आपको देखिए ये छठा जो है, हाँ, संचारी भाव, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, ये सब जो इसके पृष्ठ 9 पर विवेचन किया गया है, यह सब का सब जो है काव्यानंद के अंतर्गत आता है। लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी है, आलम्बन विभाव या संचारी भाव, ठीक है, जो क्या कहते हैं संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में ये सब प्रश्न आते हैं। काव्यानंद बड़ा प्रश्न भी हो सकता है। काव्यानंद पर विचार करते हुए, हाँ, संचारी भाव, संचारी और आलम्बन विभाव, संचारी भाव और आलम्बन विभाव पर प्रकाश डालिए। तो वहां सिर्फ आप संचारी भाव या आलम्बन विभाव नहीं लिखेंगे, सारा संपूर्ण ये जो बात है इसका आप विवेचन करेंगे, ठीक है। अभी समय नहीं है इतना, आप थोड़ा सा लिख लीजिए, कुछ बातें बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रस, हाँ 9 रस थे पहले, आजकल 11 रस लिखे गए हैं। हमारे मन में कुछ स्थायी भाव पहले से हैं, ठीक है। ये जो रस विविध प्रकार के रस है ना, वो मन में, जैसे हार्ड डिस्क है कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में अलग अलग फोल्डर बना के आप अपना पाठ रख रहे हैं विविध प्रकार का, उसका अलग अलग नाम है। उसी तरह से हमारे दिमाग में ये जो 11 रस हैं उनका स्थायी एक एक फोल्डर है, समझ गए, उसको स्थायी भाव कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए, श्रृंगार, बाईं तरफ रस का नाम, और दाहिनी ओर स्थायी भाव, 2 कॉलम बना लीजिए, ठीक है, 2 स्तंभ। ये आपकी किताब में नहीं है, मैंने लिखा है, ठीक है। इसमें रस के नीचे लिखिए श्रृंगार, उसका स्थायी भाव है रति,
दूसरा रस है हास्य, उसका स्थायी भाव का नाम है हास, हास। तीसरा रस है रौद्र, उसका स्थायी भाव है क्रोध। अगला रस है करुण, उसका स्थायी भाव है शोक। अगला रस है वीर, उसका स्थायी भाव है उत्साह। अगला रस है अद्भुत, उसका स्थायी भाव है विस्मय। अगला रस है विभत्स, उसका स्थायी भाव है भय। अगला रस है भयानक, अरे मैंने क्या कहा, विभत्स, विभत्स का स्थायी भाव है डर होगा सर। जुगुप, जुगुप, जुगुप्ता। सर एक विभत्स बार का, हाँ? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अद्भुत का विस्मय, सर विभत्स का जुगुप्ता, जुगुप्ता, पता, प आधा प, जुगुप्ता। अरे जुगुप्ता नहीं होगा, जुगुप्सा होगा शायद। जुगुप्सा लिखिए उसको। सर जुगुप्सा मत जिज्ञासा ना, हाँ, जुगुप्सा मीन्स जिज्ञासा ना। जुगुप्सा का अर्थ तो जिज्ञासा होता है। आप हाँ, जुगुप्ता वही लिखिए, पूछ। मैं कल बताऊंगा इसको, ठीक है? हाँ, जुगुप्ता का जिज्ञासा ही होगा शायद सर, पढ़े थे कहीं सर। आप जुगुप्ता लिखिए। हम्म। फिर जुगुप्सा, भयानक, हाँ, सर जुगुप्सा होगा। जुगुप्ता होगा ना? जुगुप्सा। हाँ हाँ, जुगुप्ता लिखो बेटा। सर ठीक सा है ना? होगा, सपेरा वाला सा होता है ना, हाँ, जुगुप्सा। क्या अर्थ होता है उसका? सर जुगुप्ता का अर्थ सर जिज्ञासा होता है। नहीं, जुगुप्सा, ये शिखा कुछ बोल रही थी, बोल। सर किताब में जुगुप्सा लिखा हुआ है, वही बता रही थी। अच्छा, जुगुप्सा। जुगुप्सा लिखा है किताब में? जी जी सर। अच्छा, मैं कर दूं, मेरे संशोधन कर दूं? जी सर, मेरे किताब नोट, में है, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में। जी सर। अच्छा अच्छा, मैं इसको कर देता हूँ, जुगुप्सा। ठीक है। फिर उसके बाद भयानक रस का है स्थायी भाव भय। शांत रस का स्थायी भाव है शम या निर्वेद, शम या निर्वेद, मतलब कोई आपके ऊपर कोई विचार नहीं है। फिर वात्सल्य रस है, उसका स्थायी भाव है वत्सल। और भक्ति रस है, उसका स्थायी भाव है अनुराग। ठीक है ना? सर भक्ति को क्या है? भक्ति, हाँ जी। अनुराग, प्रेम, अनुराग। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग पढ़ लेना। ये पृष्ठ 11 पर आलंबन, विभाव, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, ये सब वर्णन है। इसको थोड़ा गहराई से, आपको थोड़ा सा नीरस विषय है, लेकिन उसमें आनंद लेते हुए आप पढ़ेंगे तो याद होगा। उसका नोट्स जरूर बनाना, नहीं तो याद नहीं रहेगा बिल्कुल। सिर्फ पढ़ने से याद नहीं रहेगा, ठीक है? और कुछ आप लोगों को बोलना है तो बोलिए। समय तो हो गया मेरा।
नंबर लिखो। शिखा, तुम ग्रुप में हो क्या? जी सर, मैं ग्रुप में हूँ। कौन नहीं है? कोई? सुमन, अनिल, मेरा नंबर ले लो 700। एक कोई सुबह में आपका नंबर मांग रहा था सर। अच्छा, दे दीजिए। कोई भाई थे, वो नंबर मांग रहे थे, तो हम बोले कि मेरे पास तो है नहीं, या शाम को सर से ले लेंगे। उनका पर्सनल, आपका पर्सनल नंबर मांग रहे थे सर। वही है पर्सनल ग्रुप में नंबर। है क्या जो जिन्होंने मुझसे मांगा है सर का नंबर? ग्रुप में है वो भी? क्या नहीं मालूम है आपको जो। किसने मांगा? आप नंबर दे दो। ग्रुप में तो मेरा हाँ नंबर है। सर। हाँ, मैंने बोला कि सर का जो वही नंबर है, तो उन्होंने बोला नहीं, कोई और नंबर 555 करके कुछ लिखवाया था क्या सर अलग से? किसका? आपका कोई 555 नंबर कुछ है क्या? 555 नंबर? हाँ सर, हाँ, कोई वो नंबर है क्या आप? बहुत पुराना नंबर था। वो अब अच्छा। नहीं है। वो वेबसाइट में वो दिखा रहा है कहीं कहीं। उसको कैसे हाँ। सुधारेंगे हम नहीं जानते। वो लोग कहाँ से संग्रह कर करके पुराना डाटा मेरा संग्रह करके उन लोगों ने लिख रखा है। 555 नंबर अभी नहीं है, बस यही 700 वाला है। अच्छा ठीक है सर। 1 मिनट में पंखा बंद करता हूँ। हाँ बोलो बेटा जोशना। नहीं सर, वही कोई भाई सुबह सुबह ही मांग रहे थे, तो हम बोले शाम को सर की क्लास होगी तो उनका पर्सनल नंबर, हम बोले जो ग्रुप में है अभी अवेलेबल वही सर का नंबर होगा। हाँ, वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे, तो मैंने वही वाला नंबर उनको सजेस्ट किया। ठीक है। मैं तो बेटा कॉल ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी व्यस्तता बहुत कई दिशाओं में रहती है। सिर्फ ये तो कक्षा एक बहाना है। साहित्य और अनुवाद, संपादन, ये सब मेरी गतिविधियों के अलग अलग विभाग हैं। तो 24 घंटा इसी में लगा रहता हूँ। मौलिक लेखन तो छूट ही गया। नाटक लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, लेकिन ये संपादन आपादन अगड़म बगड़म में जब से जुड़ा 30-40 साल से। कुछ पूछना है बेटा आप लोगों को? मैं आपको आपकी आपकी किताब में अलंकार अलंकार का जो अध्याय है वो है अच्छा नहीं है, बढ़िया से नहीं दिया हुआ है। वो मैं आपको बहुत सारी चीजें लिखा दूंगा। आप लोग लिखना चाहेंगे? जी जी सर। जरूर सर। अलंकार जो है ये हाँ बहुत सर। महत्वपूर्ण विषय है साहित्य सिद्धांत में। और उसके बारे में कोई कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं है कि जिसमें विस्तार से दिया हुआ हो। तो हमने काफी संग्रह कर रखा है, और इतना तो समय नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। बाकी सब चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना? और इस किताब में आपकी इब्नू की किताब जो है बहुत सरल भाषा में लिखी हुई है। और वक्रोक्ति सिद्धांत, वक्रोक्ति भी एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वक्रोक्ति के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी जरूर आती है। हाँ, संक्षिप्त टिप्पणी में वक्रोक्ति हर एक परीक्षा को छोड़ दो, दूसरी परीक्षा में वो आएगा वक्रोक्ति। ठीक है? और कुछ किसी को बोलना है? आप लोग मेरा नंबर लिखो 7008182570। आज विनीता ग्रुप में जुड़ गई है। विनीता खुश हो? तो खैर, अभी कक्षा समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, प्रणाम सर। खुश रहो बेटा।
शुभ रात्रि सर, प्रणाम। खुश रहो शिखा। हमारी कक्षा कैसे लगती है आप लोग लिखा करो थोड़ा।